तो दिल्ली वालों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। और ये है साल का 263वां दिन। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर, आपका फेवरेट दिल्ली वाला रेडियो टीवी शो। और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ, यानी कि दिल्ली वाले रेडियो टीवी में। अब हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन के साथ। गजब कॉम्बिनेशन है, अनोखा लहजा होगा और अलग अंदाज भी होगा। आपको खबर सुनाएंगे भी, दिखाएंगे भी, और खबर होगी कहीं और की नहीं, सीधे आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए साहब और देखना शुरू कर दीजिए अब दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो दिल्ली से एक तड़कती भड़कती खबर सामने आई है, जिसके साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली के स्कूलों को एक बॉम्ब थ्रेट मिला है। और अब ऐसे में बात करें तो आज सुबह दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि डीपीएस द्वारका और साथ ही साथ सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बॉम्ब की धमकी मिली है। इसके साथ कुतुब मीनार और साथ ही नजफगढ़ के कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल को भी बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। और धमकी भरा मेल आया और एक बहुत बड़ी धमकी यहाँ पर स्कूलों को देखने को मिली है प्रिया, और ये बहुत सीरियस है। दिल्ली वाले रेडियो टीवी में जब हम जिक्र करते हैं इस तरीके की खबरों का, तो वैसे में ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है जब किसी स्कूल को ऐसे धमकी मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पसंद, देखिए कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और जब जब जांच हुई तब तब पता चला ये जो मेल भेजा गया था ये फर्जी निकला। हर बार जांच में, अभी बात करें हम, हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और कई बार स्कूल को भी मिली है। बसंत, आपको क्या लगता है इस तरीके से जब ये ईमेल भेजा जाता है, थ्रेड फैलाया जाता है, कितना सही है? और बात कर लेते हैं आज जब सुबह सुबह ये ईमेल सामने आया, स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अब स्कूल के अंदर हड़कंप मच गया। मैनेजमेंट ने सभी को तुरंत बाहर निकाला और स्थान पर पहुंचाया गया। अब बात आगे करते हैं सुबह 7 बजे की। और सुबह 7 बजे ये ईमेल आया और बच्चे और स्कूल का सारा स्टाफ स्कूल में पहुंच चुके थे। ऐसे में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधक ने बच्चों को कॉमन एरिया में इकट्ठा कर दिया और तुरंत पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही बम स्क्वाड टीम और फायर डिपार्टमेंट भी मौके पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग स्कूल कैंपस में पहुंची हैं और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। बसंत, आप क्या कहेंगे? बसंत, देखिए जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है और ये कोई पहला मामला नहीं है। बसंत, आपको क्या लगता है क्या ये, क्योंकि लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर मामला ये जरूर हो जाता है, क्योंकि इस बात पर चर्चा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि प्रिया, क्योंकि एक हमारी जिम्मेदारी है दिल्ली वालों को अलर्ट देना भी, तमाम खबरों से अवगत कराना भी। और आज जो ये स्कूलों में बम थ्रेट देखने को मिला है, ये एक गंभीर विषय है और इस पर चर्चा इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। बम थ्रेट यहाँ पर मेल के जरिए पहुँचता है। अब ऐसे में एक दहशत स्कूल प्रांगण में देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी दहशत एक घर बैठे माँ बाप को भी होती है। घर पर जो माँ बाप बैठे हैं, जो इस भरोसे पर अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में सुरक्षित है। तो हमें जल्द से जल्द इस मामले की जड़ तक पहुंचना होगा कि आखिर कहां से ये थ्रेट आ रहे हैं, कौन इन थ्रेट्स को दे रहा है। क्योंकि सच मानिए प्रिया, एक स्कूल को अगर बॉम्ब का थ्रेट मिल जाए तो घर बैठे हर माँ बाप के मन में एक शंका पैदा हो जाती है कि भाई मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ और क्या मेरा बच्चा स्कूल में सुरक्षित है। और जो माँ बाप हैं इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। प्रिया, आप कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा अगर स्कूल में है और तुरंत आपके पास फ़ोन आता है कि बॉम्ब थ्रेट मिला है, अपने बच्चे को तुरंत लेकर जाइए स्कूल से, तो जाहिर सी बात है आपके पैर कांप जाएंगे प्रिया। और ये देखने को मिल रहा है। और लगातार जब इस तरीके की अब ये घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, बॉम्ब थ्रेट मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब एक जो है मुझे लगता है कि एक नेगेटिव स्पॉट क्रिएट कर चुका है ये पूरा का पूरा जो सिलसिला है माँ बाप के मन में कि भाई अपने जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल में सेफ हैं या नहीं हैं। तो सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम है वो बेहद ज़्यादा टॉप नॉच होने चाहिए ताकि ये पता किया जा सके कि थ्रेट्स कहाँ से मिल रहे हैं। बसंत, देखिए अभी ये देखिए मामला तो पूरा गंभीर है। अगर हम फ्लैश बैक में जाएं, आप भी जाओ और मैं जनता को भी कहना चाहूंगी, आपको याद होगा एक मामला, दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल सामने आया था। जब जांच हुई तो आपको याद होगा एक बच्चे की तरफ से ही ईमेल भेजा गया था।
आपको ये कितना सही लगता है? और वो बच्चे की तरफ से ईमेल इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसको एग्जाम नहीं देने थे, उसको स्कूल नहीं जाना था, तो उसने सोचा चलो भाई मैं ईमेल भेज देता हूँ, मेल भेजता हूँ कि भाई बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी उसकी तरफ से भी। और आप सोच सकते हैं केवल उस बच्चे को स्कूल नहीं जाना था, उसने इस वजह से ईमेल भेजा। कितने लोग डरे, हड़कंप मच गया था उस समय पे भी, और सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया था, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया था, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ले गए थे। पर बसंत देखिए, आप सोच सकते हैं कि खुद को बचना है इस वजह से जो है ईमेल भेज देना, और भी कई ईमेल सामने आए। फिलहाल जांच जारी है उन बारे में, और आज भी ईमेल सामने आए। जो है प्रिया, मैं यहाँ पर इसमें ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बच्चे की तरफ से मेल भेजा गया था। देखिए प्रिया, क्या है ना, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, मैं अपने दर्शकों को डिटेल से समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जिसका जिक्र आपने किया कि एक बच्चे ने जो मेल भेजा था, उस बच्चे ने मेल भेजा और ये जानकारी सभी को मिल गई कि ये मेल एक बच्चे की तरफ से भेजा गया है। लेकिन क्या अभी तक जितने भी मेल आए हैं, इस बच्चे वाली घटना को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ प्रिया, अभी तक कुछ भी सुराग नहीं कहाँ से ये मेल आया। क्योंकि जब कोई शातिर दिमाग होता है इसके पीछे प्रिया, साइबर तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, जब कोई इसके पीछे एक शातिर दिमाग होता है, वो करते क्या है कि मेल भेज देते हैं, आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं। आईपी एड्रेस चेंज करने का मतलब ये होता है कि आपका ओरिजिनल आईपी एड्रेस अगर प्रशासन के हाथ लग गया तो आपको ट्रेस किया जा सकता है। वो आईपी एड्रेस बदल देते हैं और या फिर आईपी एड्रेस किसी दूसरे देश का डाल देते हैं, तो ये प्रशासन को भी गुमराह कर देता है, ताकि कार्रवाई के दौरान प्रशासन को गुमराह किया जा सके। अब एक बच्चे ने जब मेल किया एग्जाम से बचने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसका एक प्योर इंटेंशन था कि भाई मुझे एग्जाम नहीं देना, मुझे एग्जाम से बचना है ना। तो उसका तो यही इंटेंशन था कि भाई मुझे एग्जाम से बचना है और मैं मेल कर देता हूं और कि भाई स्कूल में बम है और छुट्टी हो जाएगी, एग्जाम नहीं होगा। लेकिन उसके मन में उस समय ये नहीं था कि मैं आईपी एड्रेस चेंज कर दूं कि प्रशासन मुझ तक पहुंचेगा, पुलिस की कार्रवाई होगी, पुलिस आएगी, पकड़ कर लेकर जाएगी। ये बातें उस बच्चे के मन में नहीं आई होंगी, क्योंकि ये शातिर दिमाग में, और बच्चे का दिमाग इतना काम नहीं करता कि आईपी एड्रेस चेंज करके विदेशों का आईपी एड्रेस डाल दिया जाए, या फिर गुमराह करने के लिए विदेशों का आईपी एड्रेस डाल के, ताकि प्रशासन की कार्रवाई को गुमराह किया जा सके। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। एक बच्चे वाला जो था वो इसीलिए पकड़ में आ गया क्योंकि आईपी एड्रेस नहीं बदला गया था, बच्चे के दिमाग में ये चीजें नहीं आती, इसलिए पता चल गया था कि ये बच्चे ने किया है। लेकिन जिन प्रकरणों में, जिन घटनाओं में ये देखने को नहीं मिलता कि ये कहां से मेल आया है, वहां पर एक बहुत शातिर दिमाग, मुझे लगता है कि इसके पीछे हमारी साइबर सिक्योरिटीज़ को बेहद ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और प्रिया, एक जो मेरे मन में सबसे बड़ा डर इस बात का है कि ये जो बॉम्ब थ्रेट्स मिल रहे हैं, अभी तक जितनी भी तलाशी ली गई प्रिया, कि उसमें कुछ मिला नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कभी कोई अनहोनी हो जाए, उसे लाइटर नोट पर लिया जाए। हालांकि हमारा जो प्रशासन है पूरी तरह से सजग है प्रिया, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पसंद, आपने बिल्कुल सही कहा। हम इस पूरे मामले को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार मामले सामने आए, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई हर बार इस तरीके की धमकियां आ रही है तो हम इस पूरे मामले को नेगलेक्ट कर देते हैं। हम इस मामले को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं पसंद। देखिए, बात कर लेते हैं, वो कहावत भी आपने सुनी होगी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया, पर शेर नहीं आया, और एक बार जो है शेर आ गया। उसके बाद सभी ग्रामीण ये सोच रहे थे कि भाई शेर तो आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई बाहर नहीं निकला। अब वही कहावत हो जाएगी। अब यही बात है, इतनी बड़ी ये घटना देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार इस तरीके की धमकियां देना, दहशत फैलाना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये दहशत जो है किसकी तरफ से फैलाई जा रही है, ये ईमेल कौन भेज रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, और ये क्यों भेजी जा रही है। बस देखिए, कई सवाल खड़े हो जाते हैं। कई सवाल तो खड़े होते हैं प्रिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सवाल तो खड़े होते हैं। सवाल खड़े होना लाजमी भी है, सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में आ जाती है। और एक और बात अपने दर्शकों से यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को एक जिम्मेदारी पर स्कूल भेजते हैं। जब इस तरीके का मेल अगर कोई मिलता है तो प्रशासन आपकी संवेदनाओं के साथ खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। आपके बच्चे को एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रखना स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। जैसे ही कोई ऐसा मेल मिलता है, प्रशासन तुरंत रूप से सजगता के साथ बॉम्ब स्क्वाड और फायर डिपार्टमेंट के साथ पहुँचा है। आज भी देखने को यही मिला। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहें, आपके बच्चे सुरक्षित हैं, और एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास भी सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। प्रशासन लगातार इसमें लगा हुआ है। तो टेंशन में आप मत आएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी की शरारत भी हो प्रिया, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था। तो घबराइए मत, प्रशासन आपके साथ खड़ा है। प्रशासन लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई भी कर रहा है और जड़ों तक जाने का प्रयास भी प्रशासन कर रहा है कि इसके पीछे हालांकि किसका हाथ है। तो ये तो हमने बताया कि दिल्ली में एक बॉम्ब थ्रेट आज देखने को मिला। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें
तो यहाँ पर जिक्र मैं करना चाहूँगा नवरात्रि का, क्योंकि मेरी सहयोगी प्रिया को इस मामले में ज़्यादा जानकारी है। नवरात्र के पूरे व्रत ये करती हैं, तो प्रिया एक बार बता दीजिए नवरात्रि को लेकर क्या जानकारी है, क्या वो अपडेट्स हैं जो हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए, और इनफैक्ट मुझे भी पता होनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे भी अपडेट कर दीजिए। चलिए बताते हैं आपको। नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और उससे पहले ही अब दिल्ली से कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि दिल्ली में नॉनवेज पर बैन लगाने की अब मांग उठने लगी है। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि नवरात्रि के 9 दिनों में दिल्ली में मीट और नॉनवेज जो है परोसना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए 9 दिन के अंदर। अच्छा कदम है। पर बसंत देखिए, सबकी अपनी पसंद है, जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना वो ना खाए। ये तो बात अब हर बार ये चीजें देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर देखने को मिलती है। अब दिल्ली में भी अब मांग की जा रही है कि 9 दिन है जो नवरात्रों के दिन होते हैं, इन दिनों में नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विधायक करनैल सिंह का ये कहना है कि उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग व्रत रखते हैं और शुद्धता का खास ध्यान रखते हैं। ऐसे में जगह जगह मीट बिकता देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी खुशबू आती है, लोग वहां से निकलते हैं। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई शुद्धता जो है, जो लोग नहीं खाते उनको बदबू आती है। प्रिया बिल्कुल पसंद। देखिए मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बिल्कुल भी चिकन नहीं खाती हूँ, मैं यहाँ तक कि अंडे भी नहीं खाती हूँ। बिल्कुल। देखिए आगे बढ़ लेते हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया खासतौर पर, मैकडी आप भी जाते होंगे, मैकडोनल्ड्स हर कोई जाता है। मैकडी में कल गया था बाय द वे। जी बिल्कुल। तो वहाँ भी साफ तौर पर कहा गया है कि वहाँ पे भी चिकन सामग्री जो है ना परोसी जाए, और ये मांग की जा रही है केवल और केवल 9 दिन के लिए की जा रही है कि भाई जो माता रानी के दिन है उन दिनों में चिकन ना परोसा जाए। अब ऐसे में ना प्रिया एक बात देखने को ये भी मिलती है, जब इस तरीके के कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाते हैं और ये जो मांग अभी की गई है, अब ऐसे में कई लोग होते हैं जो इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि भाई हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, सभी धर्मों का सम्मान है, मान है, और मुझे लगता है कि देखिए सभी धर्मों के जो त्यौहार है ना प्रिया, वो एक अच्छे लेवल पर मनाए जाने चाहिए और सभी को ये बात समझनी चाहिए। और क्योंकि हमारे देश में जितनी जाति धर्म है, मुझे नहीं लगता कि इतना किसी भी देश में है। विविधताओं से भरा हमारा देश है, बड़ा सुंदर देश है हमारा, और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं और सभी के त्योहारों को सभी प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। चाहे हिंदुओं का कोई नवरात्रि त्यौहार हो, होली दिवाली का त्यौहार हो, और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनका अगर ईद का त्यौहार होता है तो एक दूसरे के गले लगकर ईद भी मनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के त्योहारों में शामिल जो हुआ जाता है, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए एक जो विरोध देखने को महज 9 दिन की बात है, अगर हिंदुओं की आस्था इस बात से जुड़ी हुई है तो मुझे लगता है कि विरोध इस मामले का नहीं करना चाहिए। देखिए अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर जो है ना मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से तो कहा जा रहा है, जैसे कि आपने भी कहा, बिल्कुल ठीक बात है कि 9 दिन भाई हमारे माता रानी के दिन है, इन दिनों नॉनवेज नहीं मिलना चाहिए। और भी तमाम लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं। पर बसंत में कुछ और लोगों की बात करूं तो उनकी तरफ से ये भी लोगों की बात भी जल्दी कीजिए। हाँ जी, उन लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है भाई क्यों चिकन बंद करना है, जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना नॉनवेज वो नहीं खाएगा। और कुछ लोगों की तरफ से एक और मांग की जा रही है, क्योंकि देखिए जिसका रोजगार यही है वो इसी से कमा रहा है, वो 9 दिन क्या कमाएगा। कुछ लोगों की तरफ से अब ये भी मांग उठाई जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब जिसका रोजगार ये है, या तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि भाई उनकी आमदनी प्रभावित ना हो। बिल्कुल ठीक पॉइंट आपने कहा। और मेरे सहयोगी ने जैसे कि बताया कि कई लोग होते हैं जिनकी आमदनी एक नॉनवेज के सोर्स पर बेस्ड रहती है, तो मुझे लगता है कि प्रशासन को कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप चलिए ठीक है, आस्था का आप सम्मान कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, लोगों की आस्था का सम्मान होना भी चाहिए, लेकिन जिन लोगों की आमदनी इस चीज़ पर टिकी है, मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ ऐसा कदम उठा दे कि कम से कम उनके मन में भी ये ना रहे कि भाई हमारी आमदनी से हमें दूर कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बात? बिल्कुल मैं भी यही कहूंगी बसंत, क्योंकि देखिए हम नहीं खाते, आप नहीं खाते, और भी बहुत लोग हैं जो नहीं खाते और 9 दिन माता रानी के फास्ट रखते हैं। पर देखिए उन लोगों को भी सोचिए, उन लोगों का रोजगार ही ये है, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स वही है उनका, क्योंकि वो ये शॉप्स चला रहे हैं और वहां से पैसा आ रहा है। अब वही बंद कर दिया जाएगा तो कैसे उनके 9 दिन जो है घर चलेंगे, क्योंकि काफी सारी बहुत सारी जो है छोटी शॉप्स भी होती है। मैं खाली मैकडी की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत छोटी शॉप्स भी होती हैं जो चिकन सेल करती है। या मैं नॉनवेज की बात करूं, मुझे हालांकि नॉनवेज के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है। तो अब देखने की बात है कि इस चिट्ठी का जवाब क्या देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात। सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। अच्छा एक और बात, ये तो हमने बात अगर की अभी नॉनवेज की दुकानें बंद होनी चाहिए, अब देखने की बात है क्या कदम उठाया जाता है भविष्य घर में। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं।
200 चुनाव को कल देखा आपने या नहीं देखा? बिल्कुल देखा, आपने देखा? मैंने भी देखा प्रिया। तो एबीवीपी बाजी मार गई है। एबीवीपी बाजी मार गई साहब, और एबीवीपी ने जो कल कमाल किया, जो प्रचंड जीत दर्ज की 200 चुनाव 2025 में। अब नतीजों ने ये बता दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की कमान अब एबीवीपी के हाथ में रहेगी। 4 पदों के इस रण को एबीवीपी ने 3 पद जीतकर अपने नाम कर लिया। उपाध्यक्ष का पद गया है एनएसयूआई के पास, लेकिन एक बहुत बड़े जीत के साथ। अब 200 चुनाव में एबीवीपी की प्रचंड जीत हुई है, और वो छात्र भी कई ऐसे होंगे जिन्होंने खूब पार्टियां तो की होंगी एनएसयूआई के साथ मिलकर, लेकिन कल एबीवीपी के जलसे में नजर आए होंगे प्रिया। कल वसंत मैंने एक चीज नोट की, क्या आपने भी की? जब नहीं, मुझे पता नहीं कि आपने भी क्या नोट किया, बताइए पहले। जब रुझान सामने आ रहे थे तो उस टाइम पे मैं बात करूंगी 12-1 बजे के करीब, 3-3:30 तो क्लियर ही हो गया था, 12-1 बजे के करीब ना ये हो गया था 3-1 का हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो जब एनएसयूआई के कुछ लोगों से बातचीत की गई तो वो संतुष्ट नजर आ रहे थे, काफी खुशी बना रहे थे एक सीट को लेकर। उन्होंने एक बार भी अपनी उन 3 सीटों का जिक्र ही नहीं किया। नहीं, कई लोगों ने किया। नहीं, मैं जिन्होंने नहीं किया मैं उनकी बात कर रही हूँ फिलहाल। बिल्कुल अभी भी चर्चा हो रही है उन 3 सीटों को लेकर। अब वो हाई कोर्ट भी पहुंचे इस पूरे मामले को लेकर, वो बात अलग है। मैं अभी बात ग्राउंड की कर रही हूँ, जिस समय पर चर्चा चल रही थी कि भाई एबीवीपी आगे चल रही है, एनएसयूआई एक पर ही है, तो वो बोल रहे थे ठीक है हमारी कुछ खामियां रही होंगी, हम उन पर काम करेंगे। और कुछ लोग हालांकि वोट चोरी के भी आरोप लगा रहे थे। अरे चलिए ठीक है भाई, हो गई हार 3 सीटों पर, कोई बात नहीं, 1 सीट जीती है, उसका जश्न मनाइए। मातम तो एक जब होता जब एक भी ना आती, लेकिन एक जीत एनएसयूआई की मुझे तारीफ करनी होगी प्रिया इस बात में, तो क्योंकि एनएसयूआई की जो उपाध्यक्ष पद पर जीत है वो सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ है एज कंपेयर टू अध्यक्ष पद, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। इन पर भी इतना मार्जिन नहीं रहा जितना उपाध्यक्ष की सीट पर, यानी कि माफ कीजिएगा राहुल झांसला तो साहब एक बहुत बड़ा धमाका निकले एनएसयूआई की तरफ से, बहुत बड़ा मार्जिन के साथ उन्होंने अपना जो उपाध्यक्ष का पद है वो सिक्योर कर लिया। और एबीवीपी की तरफ से जो है अब आर्यन मान अध्यक्ष पद पर जीते हैं, अध्यक्ष बने हैं आर्यन मान। अध्यक्ष की सूची में आर्यन मान का नाम जुड़ चुका है। एबीवीपी से सचिव पद पर कुणाल चौधरी, एबीवीपी से संयुक्त सचिव पद पर अब दीपिका झा बैठेंगी, और एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला बैठने वाले। तो ये बात हमने की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के चुनाव थे वो नतीजे हमने आपको बताया कि किस तरीके से पूरा ये चुनाव देखने को बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। 3:1 रहा, 3-1 पर क्लोज हो गया पूरा मुकाबला, लेकिन 2:2 मुझे नजर आने लगा था बीच में जब ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर एक बड़ा हल्का सा डिफरेंस था, महज 500-600 वोट का डिफरेंस था। 7 से 8 राउंड की काउंटिंग उस समय बची थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते चले गए, और बीच में तो देखने को मिला कि यहाँ पर 18 राउंड की काउंटिंग फाइनल मानी जाएगी, उसके बाद राउंड्स भी बढ़ा दिया गया, बल्कि हम भी ये सोच रहे थे कि 18 राउंड पर क्लोज होगा, 21 राउंड तक गई, और धीरे धीरे जब फासला बढ़ता चला गया एनएसयूआई के लिए मुकाबला होता चला गया मुश्किल, और लास्ट में आते आते 3-1 का एक आंकड़ा जो लगातार जी दिल्ली एनसीआर बता रहा था, 3-1 पर यह मुकाबला क्लोज हो गया। तो अब ये तो हमने आपको बताया दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर चुनावी नतीजे। अब क्योंकि आज मैं जब आ रहा था ऑफिस तो बहुत जाम की कंडीशन एक देखने को मिली, और इस जाम की कंडीशन ने इतना परेशान किया कि मैं आज आते आते थोड़ा सा लेट भी हो गया था। और आज एक और जाम आपको मिलने वाला है साहब, आप जान लीजिए इसके बारे में। प्रिया जल्दी बताइए कहाँ जाम मिलेगा, क्योंकि अब जब मैं ऑफिस से जाऊं मैं नहीं चाहता कि मैं उन मार्गों से जाऊं जो आज बंद रहने वाले हैं। देखिए बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर दिल्ली में जाम मिलने वाला है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच एक दिवसीय दिन रात्रि क्रिकेट मैच के संबंध में अरुण जेटली स्टेडियम और साथ ही फिरोज शाह कोटला मैदान में शनिवार दोपहर जो है 1:30 बजे के करीब की हम बात कर रहे हैं, और 11 बजे तक जो है अब हमें जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। बिल्कुल प्रिया, और मैं इस खबर को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अभी जैसे कि आपने बताया बिल्कुल ठीक आपने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है इन मार्गों से, और सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के लिए BSZ मार्ग प्रतिबंधित रहेगा, यातायात प्रभावित रहेगा। JLN मार्ग और साथ ही यहाँ पर आसफ अली रोड और आसपास के मार्गों पर भी यातायात प्रतिबंध या फिर मार्ग परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है। यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन हमेशा करें, और ये तो आपके लिए अच्छी बात भी है। तो अब आज जो है एक विमेन क्रिकेट मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसके चलते ये जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। और एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, और क्योंकि आज ये जो मैच है आज खेला जाएगा दोपहर 1:30 बजे से और सुबह 11 बजे से, क्योंकि जो दर्शक है वो आते जाते रहते हैं, और जो दर्शक है जब पहुँचते हैं स्टेडियम में, स्टेडियम के चारों तरफ एक जाम की कंडीशन देखने को मिलती है। आपने कभी देखा है क्रिकेट मैच? हाँ पसंद देखा है, पर मैं हालांकि टीवी में देखा मैं अपना बताऊं तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। और बात अगर हम जाम की करें तो कर लेते हैं, अगर जाम में बंदा फंस जाए
तो क्या होता है, सबसे पहले तो आप ही बताइए, आप ज्यादा व्हीकल चलाते हैं, मुझे लगता है आप हमेशा जाम की खबरों पे तो ज्यादा बोलते हैं कि मैं जाम में फंस गया। भाई जाम इतना था, जाम ने तो भाई जीना हराम कर दिया है। अब दिल्ली की सड़कों पर जाम देखने को नहीं मिले, मुझे लगता है कि वो आप या तो फिर सपने में है या फिर आप अभी उठे नहीं है, सपना ही देख रहे हैं। लेकिन एक कलाकारी बड़ी होती है बाइक वालों की, क्योंकि कभी कभी मैं जब बाइक से आता हूँ तो साइड में एक पतली सी लाइन चलती रहती है, बाइकों की बड़ी कलाकारी के साथ निकल जाते हैं फोर व्हीलर। बसंत, आपने उन लोगों को नोट किया है जब देखा जाता है कि जाम की स्थिति होती है, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो काफी वायरल हो रही होती है, वो अपनी गाड़ी को छोड़ते हैं और वहां से निकलते हैं, आगे तक जाकर देखते हैं भाई कि जाम कहां तक है और किस वजह से ये जाम है। आपने लोगों को नोट किया होगा, खुद किया भी है। मैं अपना एक पर्सनल एक ओपिनियन देना चाहूंगी। ओपिनियन तो क्या, मेरे साथ ही हुआ था, भी मैं घर जा रही थी, दिल्ली की बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं घर जा रही थी, मेरे भाई पापा मुझे लेने आ रहे थे रास्ते में, और ट्रैफिक इतना था, मेरे पापा ने मेरे भाई को बोला कि भाई तू गाड़ी नहीं तू गाड़ी यहीं रोक, थोड़ा ही दूर है, मैं उसको पैदल जाके लेके आता हूँ। मैं थोड़ा पैदल चली, इधर से गाड़ी धीरे धीरे आ रही है, पापा मेरे पास आए कि मैं ज्यादा देर खड़ी ना रहूं, इतना ट्रैफिक था। ये तो एक ज़्यादा अच्छी बात नहीं, क्योंकि ट्रैफिक जैम की कंडीशन तो आखिर किसको ही पसंद है। और एक और बात, यहाँ पर ट्रैफिक जैम में तो परेशान होते ही हैं। कभी कभी मैं जब बाइक से आता हूँ तो बाइक वालों की एक परेशानी या बोर भी ये सब देखने को मिली। एक अभियान बाइक वालों को परेशान कर रहा है, क्योंकि जो हेलमेट नहीं लगाते उनके लिए बड़ी परेशानी है। तो अब ट्रैफिक का पुलिस का नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान देखने को मिल रहा है साहब। इसका मतलब ये है कि अगर पेट्रोल पंप पर अगर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये अभियान ना दिल्ली में चलाया जाना चाहिए, जहाँ पर कभी कभी हम देखते हैं कि बिना हेलमेट के लोग अपने बाइक पर निकल पड़ते हैं। उनके लिए ये दुखदाई हो सकता है, किसी घटना का शिकार वो हो सकते हैं। तो आप जाएं, अपने वाहन पर हेलमेट ज़रूर लगाएं। और देखने को ये मिला प्रिया, ट्रैफिक पुलिस का नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान तो बड़ा कारगर रहा भाई, क्योंकि इस मुहिम के तहत अब महज 15 दिनों में कितने चालान काटे गए आपको पता है? बिल्कुल पता है, बात कर लेते हैं कि कितने चालान काटे गए हैं अभी तक। 15 दिनों के अंदर अंदर 22,543 चालान काटे, 22,543 चालान। बिल्कुल, अभियान भी है और एक कमाई का साधन भी बन गया है पुलिस वालों के लिए। अच्छी भी चीज है। देखिए जिस तरीके से लोग सड़कों पर बिना हेलमेट के निकलते हैं, उनको ये समझ नहीं आता है कि हेलमेट भाई आपकी सेफ्टी के लिए। हेलमेट हम जो रूल्स आ रहे हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, वो हमारे लिए नहीं है। कहते हैं ना कि हमारे पहले कभी ऐसा हुआ कि मेरे भी समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं हेलमेट लगा के निकलूंगा। हमारे पेरेंट्स हमें कुछ चीज के लिए बोलते हैं, हम सोचते हैं अरे यार क्यों परेशान करें, पर वही बात होती है ना कि वो आपकी भलाई के लिए होता है। अब हेलमेट भी आपकी सुरक्षा के लिए, आप हेलमेट लगाएंगे कि आपकी सुरक्षा होगी। बिल्कुल, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका जो स्कैल्प है वो सुरक्षित रहेगा, ये आपके लिए होता है। पर लोग इस चीज का पालन नहीं करते। मेरे को लगता है कि अभियान जो है बहुत अच्छा चलाया गया है और ये हर जगह पर लागू होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे भी ये लगता है कि भाई हर जगह लागू होना चाहिए और दिल्ली में भी लागू कीजिए अगर सकारात्मक नतीजे आप देख रहे हैं। अब हर दिन औसतन यहाँ पर देखने को ये मिला पिछले कुछ दिनों में कि यहाँ पर 1500 से ज्यादा लोग नियम तोड़ते पकड़े गए। आप अंदाजा लगाइए, 1500 से ज्यादा लोग अगर नियम तोड़ते पकड़े जा रहे हैं तो इस अभियान की जरूरत केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में जरूरत है, ताकि लोग जागरूक हो सके। पेट्रोल पंप्स पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी पहले हेलमेट चेक कर रहे हैं, फिर फ्यूल का संदेश दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप बिना हेलमेट के चले गए पेट्रोल पंप पर तो फ्यूल नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आपको सीधे चालान और आपके मोबाइल नंबर पे। ये लीजिए भाई साहब, आपका चालान है, आपने हेलमेट नहीं पहना था। फ्यूल की कीमत तो आपको देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्यूल तो मिलने वाला नहीं है, वो कीमत आप चालान में अदा कर दीजिए। तो ये तो हमने आपको बताया किस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल लेने को लेकर नियम बनाया गया। पहले हेलमेट लगाइए और उसके बाद आप जाइए पेट्रोल पंप पर, उसके बाद ये फ्यूल मिलेगा और कितने रुपए का मिलेगा वो भी बता देते हैं। तो दिल्ली में पेट्रोल के जो दाम हैं वो हैं 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर। कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से पेट्रोल के जो दाम है प्रिया वो स्थिर बने हुए हैं, ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। और जो डीजल के दाम है साहब वो भी जान लीजिए, दिल्ली में 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। अब सीएनजी के दाम में हल्के फुल्के से बढ़ोतरी 76 रुपए 54 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और जब सीएनजी की बात मैं करता हूँ, मैं तो कभी कभी यही सोचता हूँ कि सीएनजी गाड़ी में लगवा ली जाए तो कम से कम थोड़ी सी एक राहत मिलेगी पेट्रोल के दाम से, क्योंकि जब जेब से निकलते हैं सीधा 94 रुपए 77 पैसे और एक फटता है बिल, सीधा आपके हो गए 1700-1800 रुपए।
तो उसके साथ मैं सोचता हूँ कि कभी कभी पैदल भी चलना चाहिए। बसंती, आप नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ी में जो कहते हैं ना कि पेट्रोल वाली गाड़ी है, वो सोचते हैं भैया अब सीएनजी फिट करवा ले तो कंपनी से करवा ले या बाहर से करवा ले, वो उनका पर्सनल ओपिनियन होता है कि कम से कम पेट्रोल के दामों से तो बचेंगे, क्योंकि सीएनजी एवरेज भी अच्छी देती है और पैसे भी कम लगते हैं। बिल्कुल, नोएडा में जो पेट्रोल की कीमत है वो 94 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की कीमत है 87 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर, यानी कि अब डीजल भी थोड़ा सा हल्का सा एक उछाल देखने को मिला है। सीएनजी की कीमत है 84 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की कीमत है 88 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी की कीमतें हैं 82 रुपए 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। सीएनजी में आपको एक और मुझे याद है वाकई, एक बार मैं सीएनजी की एक गाड़ी लेकर चला गया और मेरे दोस्त की वो गाड़ी थी और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई मैं गाड़ी लेकर निकला हूँ, मेरे दोस्त की गाड़ी है, सीएनजी डलवाएंगे, कम पैसे की पड़ेगी और निकलेंगे आराम से, बड़ा ट्रिप करेंगे। लेकिन मैं गया पेट्रोल पंप पे, सीएनजी का ऑप्शन भी वहाँ पर था कि भाई आप सीएनजी भरवा सकते हैं। पेट्रोल वाले आ रहे हैं, पेट्रोल डलवा कर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे लगा मेरे को 40 मिनट वेट करना पड़ा। उस समय मैं ये सोच रहा था कि पेट्रोल ही डलवा लेते तो सही थे, 40 मिनट हमारे बच जाते। तो ये तो हमने बताया पेट्रोल डीजल के दाम। तो अब बात अगर कर लें तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल के बाद अब सोने और चांदी के दाम बता दीजिए प्रिया एक बार। बिल्कुल, देखिए बात कर लेते हैं अब सोने और चांदी को लेकर। आप लोग भी सोना चांदी खरीदते होंगे और पसंद भी करते होंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो सोना चांदी में ही देखने को मिलता है। अब कितनी कीमत है? 1,09,775 रुपए प्रति 10 ग्राम रुपए। और चांदी के दाम की बात करें तो हम 1,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो सोने और चांदी की कीमत तो भाई साहब पेट्रोल और डीजल से भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे गोल्ड रिंग पहननी आने वाले समय में तो मुझे कुछ ऐसी तकनीक लगानी होगी कि हाथ में सोने की चीज़ वेल्ड हो जाए ताकि गलती से निकले ना, क्योंकि सोना महंगा इतना हो चुका है, चांदी ऑल टाइम हाई पर जा रहा है। अब ऐसे में देखने की बात ये है कि आने वाले समय में क्या त्योहारी सीजन में कुछ राहत देखने को मिलेगी प्रिया, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल पसंद है, देखने वाली बात होगी कि सोने चांदी के दाम कम होंगे या नहीं होंगे। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी में इतना ही। नमस्कार।